नमस्कार, जिया न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं मोदी का महाबजट और इस खास कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं पूजा मिश्रा। मोदी सरकार का पहला आम बजट पेश हो चुका है और इस बजट में कम आय वालों को राहत मिली है। कुछ चीजों के दाम बढ़ाए गए हैं तो कुछ के दामों में इजाफा भी हुआ है। एलसीडी, एलईडी मोबाइल फोन, चप्पल, जूते सस्ते हुए हैं, लेकिन महिलाओं के इस्तेमाल में आने वाली ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स महंगे हो गए हैं। इस बजट में किसानों को भी राहत मिली है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट किया गया है। मोदी सरकार के पहले बजट में हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई है। चिकित्सा सुविधा में सुधार के लिए देश के हर राज्य में एम्स जैसे संस्थान खोले जाने की बात भी कही गई है। तो किस तरीके का है मोदी का ये पहला आम बजट? क्या ये तमाम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा है या फिर अभी और इंतजार करना पड़ेगा अच्छे दिनों के लिए तमाम लोगों को? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट शक्ति शरण जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शक्ति जी। कैप्टन सिंह सोलंकी, सीनियर बीजेपी लीडर, इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा भोपाल से पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा मुंबई से हमारे साथ बॉम्बे मेटल एक्सचेंज लिमिटेड के प्रेसिडेंट सुरेंद्र माडिया जी जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो नरेंद्र मोदी सरकार के पहले बजट पेश करने के साथ ही आपकी कमाई पर लगने वाले टैक्स में बदलाव आ गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार के पहले बजट में कम आय वालों को इनकम टैक्स में राहत देने का ऐलान किया है। मोदी सरकार के पहले बजट से विपक्ष भले ही नाक मुंह सिकोड़ रहा हो, लेकिन कम आय वाले लोगों को इस बजट से राहत मिली है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में न्यूनतम टैक्स स्लैब को बढ़ाया है। अब व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई है। पहले आयकर छूट की सीमा 2 लाख रुपए थी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये छूट 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख की गई है। इसके अलावा 80C के तहत निवेश की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। आयकर छूट सीमा में 50,000 रुपए का इजाफा किया गया है। व्यक्तिगत रूप से अदा करने वाले 60 साल से कम उम्र के सभी करदाताओं के लिए छूट की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। इस बजट में घर के लोन पर ब्याज की कटौती सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। अब पीपीएफ में निवेश की सीमा भी 50,000 रुपए बढ़ा दी गई है। पहले ये सीमा 1 लाख रुपए थी, अब इसे बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया है। जेटली के बजट से विपक्ष भले ही नाखुश हो, लेकिन वित्त मंत्री का परिवार बेहद खुश नजर आ रहा है। विपक्ष इस बजट को निराश करने वाला बता रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट में कम आय वालों को राहत मिली है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बजट राहत भरा है। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर भी विशेष जोर देने की बात कही गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जर्नलिस्ट कनेक्शन। तो जेटली के बजट में आम जनता के लिए आखिर क्या है? महंगाई से परेशान जनता को क्या राहत मिली है और क्या झटका लगा है? आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार का पहला आम बजट वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया। इस बजट में कई घोषणाएं हुई। कुछ चीजों में आम आदमी को राहत मिली है, जबकि कुछ चीजों के दामों में इजाफा हुआ है। वित्त मंत्री ने अपने बजट में जिन चीजों के दाम बढ़ाए हैं और घटाए हैं, पहले उन पर नजर डालते हैं। मोदी सरकार के पहले बजट में तेल, साबुन और खाद्य तेल सस्ता हुआ है। इसके अलावा 19 इंच से कम एलसीडी, एलईडी और कलर टीवी सस्ते होंगे। स्टील की कीमतों में भी नरमी आएगी। साथ ही कंप्यूटर के पार्ट्स और मोबाइल फोन भी सस्ते होंगे। बजट में सोलर ऊर्जा यूनिट को भी सस्ता किया गया है। डिब्बाबंद खाना भी सस्ता होगा। हीरे, कीमती पत्थर और 1000 से कम कीमत के जूते सस्ते होंगे। साथ ही विदेश में शॉपिंग करना भी सस्ता हो जाएगा। एक तरफ राहत मिली है, दूसरी तरफ आफत भी आई है। बजट में कई चीजों को महंगा किया है, जैसे कि तंबाकू उत्पाद, कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, सिगार, रेडीमेड कपड़े, इंपोर्टेड कॉस्मेटिक को महंगा कर दिया गया है। बजट तो पेश कर दिया गया है, लेकिन इस बजट में जिन चीजों को सस्ता किया गया वो हमारे रोजमर्रा की जरूरतों में शामिल नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भले ही फंड एलोकेट किया गया हो, लेकिन रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कॉस्मेटिक सामानों को महंगा कर दिया गया है। मोदी सरकार के बजट को
विपक्ष ने पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। ये लोग अहंकार में, बहुमत के अहंकार में डूब गए। और ये जो बजट आया, इसके पहले रेल बजट जो आया, उस पर हाउस के पहले ही बढ़ा के ठिकरा फोड़ा दूसरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर। तो उसका कांग्रेस का गड़बड़ था तो आप क्यों लागू किया? तो सारे आइटम पर, सारा ढुलाई पर एकदम आग लग गया। फिर मार्केट में सब महंगाई, कमर तोड़ महंगाई है जब से बीजेपी ये सत्ता में यहाँ आई है। टोकन राहत सी थोड़ी सी दी गई है, कुछ योजनाएं घोषित की गई हैं और जो उन्होंने धन की व्यवस्था की है बजट में, तो वो एक प्रकार से ना के बराबर है। बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे आम आदमी के सचमुच कोई फायदा हो। कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसमें कारपोरेट सेक्टर को फायदा हो सकता है, धनी लोगों को फायदा हो सकता है, पैसे वालों को फायदा हो सकता है, लेकिन एक्चुअली जो आम आदमी की बात है, जो गरीब किसान मजदूर है, जो निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के लिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बजट पेश हो चुका है। अब देखना ये होगा कि इस बजट में की गई घोषणाएं कब तक पूरी होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जर्नलिस्ट इन एक्शन। तो मोदी सरकार का पहला बजट पेश हो चुका है और विपक्ष की तरफ से लगातार तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। खासतौर पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि 99% हमारे काम को ही आगे बढ़ाया गया है। ये यूपीए की ही नीतियां थी जिन्हें आगे बढ़ाया गया है। अपना कोई विजन नहीं दिखाया है इस बजट में। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया जो उन्होंने ट्विटर पर लिखी है वो आपको बता दें। उन्होंने ये लिखा है कि ये बजट भारत को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा और ये बजट संजीवनी साबित होने जा रहा है, जो कि भारत की मरणासन जो अर्थव्यवस्था है उसमें जान फूंकने का काम करेगा। तो ये प्रतिक्रिया आई है नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बजट पर। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शक्ति जी आपके पास आना चाहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये बजट अच्छे दिनों का बजट है? देखिए, मोदी सरकार की ये पहली बजट है और मुझे लगता है कि वित्त मंत्री या उनके पहले रेल मंत्री बहुत कदम फूंक फूंक कर उन्होंने इस बजट को तैयार किया है। इस बजट के अंदर उन्होंने कुछ ऐसा कहीं पर घोषणा नहीं की है जो बहुत ही रेडिकल चीज़ को चेंजेस कहते हैं ना, वो चेंज करने का काम नहीं किया उन्होंने। और जो देश की अर्थव्यवस्था की जो पटरी थी, जो चीज पटरी पर देश की अर्थव्यवस्था चली आ रही थी, उसी में कॉस्मेटिक चेंज देखने को मिल रहे हैं। मेजर चेंजेस कहीं बहुत नहीं देखने को मिल रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पे जो बड़े निर्णय हैं, जैसे बीमा क्षेत्र में FDI, रक्षा क्षेत्र में FDI, किसानों को 7% के दर पर कर्ज, और उसके बाद आपको टैक्स में जो 50,000 रुपये की जो बढ़ोतरी की छूट में, वो इस तरह की जो निर्णय हैं वो दिख रहे हैं। लेकिन जैसे 2 से 2.5 लाख हुआ है, जो सीमा थी आपका जो इनकम टैक्स में छूट की, उसको और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए था। उसके एम्बिट में और ज्यादा लोगों को लाना चाहिए था, तो अब जाके कहीं बचत देश में बढ़त हो सकती थी। 2.5 लाख 2 से 2.5 लाख कर दिया गया, लेकिन जो उम्मीद थी लोगों की 5 लाख तक की उम्मीद लोग लगाकर तभी जाकर कहीं बचत और ज्यादा सवाल हम ले लेते हैं। कैप्टन सिंह सोलंकी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोलंकी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या सरकार तैयार नहीं थी या हमारी अर्थव्यवस्था तैयार नहीं थी? क्योंकि लोगों की उम्मीद 5 लाख तक करने की थी, 5 लाख नहीं हो पाया। इसके पीछे क्या कुछ वजह मानते हैं? इनकम टैक्स के अंदर बहुत बड़ी राहत सरकार ने दी है और वो राहत जो है वो संतुलित राहत है। 2 लाख से 2.5 लाख आम आदमी के लिए करना और सीनियर सिटीजन के लिए 2.5 लाख से 3 लाख करना। ATC के अंदर जो अब तक 1 लाख होता था उसका 1.5 लाख कर देना। होम लोन के अंदर जो अब तक 1.5 लाख था उसका 2 लाख कर देना। और दूसरी चीज है कि जो टैक्स का स्लैब है, जब हम टैक्स फ्री इनकम बढ़ाते हैं तो टैक्स के स्लैब के अंदर उस कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमने टैक्स स्लैब को भी बदला नहीं है, टैक्स स्लैब वो ही है जो पहले था। और इसलिए आम राहत की बात इसमें से हमने की है। और दूसरा, हमने इसके अंदर और एक बात की है जो नई है। हमारे शक्ति जी कह रहे थे इसमें कोई नई चीज नहीं दिखती है। आप ये देखिए, इस समय देश के अंदर टैक्स में जी सोलंकी साहब, इस 4 लाख करोड़ को निपटाने के लिए या इस तरह
इस तरह की कोई बात न हो, इसलिए फाइनेंस ने इस बार ये कहा। चलिए पंकज जी, और एक्साइज का जो बोर्ड है इनके द्वारा। चलिए सर, आपके पास वापस लौटते हैं, पंकज जी के पास चलेंगे। भोपाल से हमारे साथ कांग्रेस के नेता पंकज जी जुड़ रहे हैं। पंकज जी, कांग्रेस की तरफ से लगातार विरोध हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया जो सामने आ रही है उसके मुताबिक कि यूपीए की नीतियों को ही आगे बढ़ाया गया है। उनका कहना है कि 99% जो काम है वो हमारा है, जिसको ये अपने तरीके से दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। नया कुछ भी नहीं है, आइडिया हमारे हैं, ये कहना है कांग्रेस का। पूजा जी, बिल्कुल ठीक बात है। हमारी पार्टी ने सिर्फ सरकार के बजट को लेकर यह प्रतिक्रिया नहीं दी कि इन्होंने हमारी कॉपी करी है। आपको यदि याद होगा तो हमने घोषणा पत्र पर भी ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र की नकल है। यदि आपको एफडीआई 26% से बढ़ाकर 49 करनी थी डिफेंस और इंश्योरेंस में, तो कांग्रेस की नीति एफडीआई की। आप एफडीआई का विरोध चुनाव के पहले करते थे, आज आप एफडीआई की बात करते हैं। और जेटली जी ने पदभार ग्रहण करने के बाद बहुत साफ तौर पे कहा था कि यदि आवश्यकता पड़े तो हम रिटेल में भी एफडीआई लेकर आएंगे। तो मुझे लगता है पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी के पास बौद्धिक दिवालियापन है। ये लोग बात जरूर करते हैं विद्वत्ता की, पर इनके पास ऐसा कोई योग्य व्यक्ति नहीं था जो अपनी नई अर्थनीति लेके आता, क्योंकि इनके पास सबसे बड़ी बात है कि ये शब्दों के वीर हैं, पर ना इनके पास अर्थनीति है ना विदेश नीति है। और ये मजबूर है कि कांग्रेस पार्टी की जो अर्थनीति है और कांग्रेस पार्टी की जो विदेश नीति है उसका पालन किया जाए। मैं कुछ उदाहरण दूंगा आपको आंकड़ों के, कि 2004 में जब कांग्रेस पार्टी ने देश में सत्ता संभाली तो देश का जीडीपी था $693 अरब, 693 अरब डॉलर, और 10 साल में ये जीडीपी बढ़कर पहुंच गया $2.5 लाख करोड़। यानी हमने कई गुना जीडीपी बढ़ाया। पूजा जी, जीडीपी बढ़ने का सीधा सीधा तात्पर्य यह होता है कि देश में आम आदमी की आमदनी बढ़ी है, कारोबारियों का धंधा बढ़ा है, व्यापारियों की इनकम बढ़ी है। और जब आमदनी बढ़ती है तो विकास होता है, आपकी तनख्वाह अच्छी होती है। की बात नहीं कर रहा, ना कोई अतिशयोक्ति की बात कर रहा हूं, सच्चाई है। और इनके बजट पर मूडीज करके एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, दुनिया की मानी। तो सवाल यही है ना कि आप तमाम बातें कह तो रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था भी तो आपके कार्यकाल में ही खराब हुई, जिसका जिक्र बार बार इस सरकार की तरफ से भी किया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहद खराब थी। वो तो आपकी ही सरकार की ही देन थी ना। पूजा जी कैसे खराब होगी? 693 अरब डॉलर का जो जीडीपी था उसको $2.5 लाख करोड़ का तक पहुंचा दिया, उसको आप खराब बोलती हैं। आप आदमी को छठा वेतनमान दिया, उसको आप खराब बोलती हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट हमने 0.2% लाई थी, उसको आप खराब बोलती हैं। विकास दर हम 4.6% के आसपास 2 साल से ला रहे हैं, और इंक्लूसिव विकास दर 7% की, उसको आप खराब बोलती हैं। मैं तो मूडीज रेटिंग एजेंसी की बात कर रहा हूं, जिसने साफ तौर पर यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आज के बजट में कोई योजना नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी की बात करी पूजा जी, कैसे बनाएंगे, वित्तीय प्रावधान क्या, उसका कोई उल्लेख नहीं है। सरदार पटेल की प्रतिमा कांग्रेस अपमान नहीं करती, हमारे नेता थे, पर मोदी जी ने कहा था उनका राजनीतिक लाभ लेने के लिए कि हम पूरे देश से लोहा इकट्ठा करेंगे और सरदार पटेल की प्रतिमा बनाएंगे। आज 200 करोड़ रुपए आपने पटेल साहब की प्रतिमा के लिए रखे और 100 करोड़ आदिवासी विकास के लिए रखे। 14 योजनाएं ऐसी पूजा जी जिन पर 100 करोड़ रुपए खर्च कर दो। क्या आपको वहां पिक्चर चल रही थी या 100 करोड़ का क्लब बना रहे थे आपने? आप किसानों की बात करते हैं, कप्तान सिंह सोलंकी साहब मूल रूप से मध्य प्रदेश के हैं, भोपाल में उनका निवास है। वो बताते कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने न सोयाबीन की फसल का मुआवजा किसानों को दिया है, न रबी की फसल का मुआवजा दिया है। तो पूजा जी, इस बजट में सिर्फ और सिर्फ बातें हैं आम आदमी के साथ। इस सरकार ने इसकी नीति के जैसी इनकी नीति और नियत है, इन्होंने ठगी करी है, धोखा किया है। पहले रेलवे बजट में हमारे साथ छल किया, और अब आम बजट में आम आदमी के साथ इस पार्टी ने अन्याय किया है। पर दुर्भाग्य यह है पूजा जी कि हमको इनको 5 साल बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र की विडंबना है कि आप मेजॉरिटी लेकर आते हैं तो आप अच्छे हो या बुरे, आपके काम का हिसाब 5 साल बाद होगा। तो मुझे लगता है कि अब जनता को कड़वे दिन तो श्राद्ध के समय आते थे, पर ये सरकार पूरे 5 साल तक श्राद्ध के जैसे कड़वे दिन। चलिए, आपने कई सारे सवाल उठाए पंकज जी, जिसका जवाब भी हम लेंगे। बीजेपी के कप्तान सिंह सोलंकी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले मुंबई चलते हैं। सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि व्यापारियों के लिहाज से किस तरीके का ये बजट है, और आपको क्या लगता है सुरेंद्र जी कि जो आप लोगों की उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर खरा उतरा है ये बजट?
देखिए, ये जो बजट है इसके अंदर लंबी अवधि की विकास की योजना बनाई गई है। ये एक तरह से बीज बोया गया है, जिस बीज के थ्रू इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग इंडस्ट्री, इन सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रयास किया है कि इनको रिवाइव करेंगे तो इससे देश का विकास होगा। इसमें समय लग सकता है, लेकिन ये एक नया आधार बनेगा जिससे कि देश का विकास हो सके। जैसे आप देखिए, उन्होंने एसएमई और एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ का जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नया बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए जो एक प्रावधान किया है वो बहुत ही अच्छा एक प्रावधान है, जिससे कि यंग जनरेशन जिसको कि आज जॉब्स की जरूरत है, जिनको कि नया व्यापार करना है, उनको एक बढ़ोतरी मिलेगी, उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा और वो एक नया काम कर सकेंगे। इसी तरह से उन्होंने जो रूरल डेवलपमेंट के लिए जो काम किया है कि 14,000 करोड़ रोड डेवलपमेंट के लिए खर्च किया है, रूरल वाटर सप्लाई के लिए किया है, रूरल हाउसिंग के लिए किया है, तो उससे क्या होगा कि जो जनता, जो पॉपुलेशन अर्बन मेट्रो सिटीज की तरफ दौड़ रही थी, वो धीरे धीरे अपने गांवों में ही रह करके अपना विकास कर सकेगी। इससे देश का सर्वांगीण विकास होगा। तो मैं ये मानता हूं कि जो भी कदम लिए गए हैं वो कदम लंबी अवधि के हिसाब से हैं और वो देश के सुधार में इकोनॉमिक कंडीशन को धीरे धीरे सुधारेंगे। एक बार जड़ मजबूत हो जाएगी, उसके बाद ही ठोस और कदम लिए जा सकते हैं। पर अभी यही है कि एक बार आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए हैं। चलिए शक्ति जी के पास चलेंगे। शक्ति जी, आपको लग रहा है कि ये जो फैसले लिए गए हैं आज के बजट में, जो बातें कही गई हैं, वो लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए, और क्या आपको लगता है कि इस बजट से नौकरियां जो हैं वो बढ़ेंगी, युवाओं के लिए नौकरियों के मौके बढ़ेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो देश में जो सबसे बड़ी समस्या इस समय ये है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काफ़ी कमज़ोर हो गया है। जो सेक्टर जो था हमारा मैन्युफैक्चरिंग का, उस पर पिछले सरकार ने ध्यान नहीं दिया। सर्विस सेक्टर का विकास हुआ, सर्विस सेक्टर में रोजगार तो उत्पन्न हुए, लेकिन वो रोजगार जो है वो दीर्घकालिक फ़ायदे नहीं पहुंचा सकते हैं और वो लॉन्ग लास्टिंग उसके फ़ायदे नहीं हो सकते हैं। तो हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेक्टर को स्ट्रेंथन करना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सरकार ने जो प्रावधान किए हैं, अगर वो सही तरीके से 10,000 करोड़ का जैसे बताया गया है सरकार के माध्यम से कि नए जो इंटरप्रेन्योर्स हैं या जो नए लोग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में आना चाहते हैं या व्यापार करना चाहते हैं, उनको सहायता देने के लिए उसका प्रावधान किया गया, तो निश्चित तौर पे उसका प्रभाव दूरगामी पड़ेगा अगर इस चीज़ को गंभीरता के साथ सरकार लागू करती है तो। चलिए, सोशल सेक्टर की बात यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि सोशल सेक्टर में कोई बढ़िया निवेश नहीं हुआ है। क्या कहेंगे कप्तान साहब, सोशल सेक्टर को लेकर के बजट जो कह रहा है, आपको लगता है कि इससे सोशल सेक्टर में विकास होगा? देखिए, ये वित्त मंत्री ने खुद ये बात स्पष्ट की है जनता के सामने कि हमको जो 5 वर्ष का कार्यकाल जनता ने दिया है उसका ये पहला बजट है और ये पहला बजट डायरेक्शनल बजट है। हमने देश के सामने आर्थिक क्षेत्र में एक डायरेक्शन दिया है कि हम आर्थिक स्थिति देश की किस तरह से सुधारेंगे और कौन कौन सी योजनाओं को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, संसाधन कहां से जुटाएंगे, किस प्रकार की राहत देंगे, एक डायरेक्शन देश को दिया है। अब तक जो यूपीए की 10 साल की जो सरकार रही, यूपीए 1 और यूपीए 2 ने, उसने पूरी तरह से देश की आर्थिक स्थिति कमजोर कर दी, पूरा ढांचा ही बिगाड़ दिया पूरा का पूरा। उसको सुधारने को, उसको पटरी पर लाने के लिए हमारी दिशा कौन सी होनी चाहिए, उस दिशा को लेकर के हम चले हैं। और ये सर्वांगीण बजट है, ये संतुलित बजट है, इसमें सबको हमने कवर किया है, सबको राहत दी है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस समय वो नेता चुने गए थे संसदीय दल में, उन्होंने 3 बातें कही थी कि ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। आप देखेंगे कि पूरा का पूरा बजट गरीबों के लिए समर्पित है। दूसरा, उन्होंने कहा था देश के अंदर करोड़ों बेरोजगार हैं, उन करोड़ों बेरोजगारों के लिए सरकार समर्पित है। आज रूरल के अंदर सब जगह इस तरह की योजनाएं लाई गई हैं, उन योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, नए नए लोगों को उसमें से उपलब्ध होगा। ग्राम प्रधानमंत्री सड़क योजना, रूरल डेवलपमेंट, ये तमाम योजनाएं पहले भी थी, इन तमाम योजनाएं पहले भी थी और पहले से भी चली आ रही थी। लेकिन आपने जो यहाँ पर मोदी सरकार का जो एजेंडा था, मोदी सरकार का जो मैनिफेस्टो था,
उसमें भी ये बातें कही गई थी कि 2022 तक गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। बजट में भी इसका प्रावधान रखा गया है कि 2022 तक गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा और शौचालय 2019 तक कराया जाएगा। लेकिन इसका सवाल यहाँ पर यही उठाया जा रहा है कि कोई रोड मैप नहीं है कि अगर एक साल में या फिर इस साल में कितनी तैयारी होगी, कितने आवास बनेंगे, कितने शौचालय बनेंगे, ये भी स्पष्ट करना चाहिए था। स्पष्टता की कमी है। ये बजट का पूजा जी, ये डायरेक्शनल बजट है। देश की आर्थिक स्थिति हम किस तरफ ले जाना चाहते हैं, जनता के लिए हम क्या क्या करना चाहते हैं, इसका डायरेक्शन इस बजट के अंदर दिया गया है। रोड मैप तो अब इसके बाद तैयार होगा। चलिए पंकज जी, जो बजट है उसका अलोकेशन ये सब बाद में होता है, इसका रोड मैप अब तैयार होगा। पंकज जी, आप सहमत हैं? आपको लगता है कि रोड मैप जो है वो बाद में तैयार होता है अगर बजट में आप कुछ प्रावधान करते हैं तो उसके लिए? देखिए पूजा जी, मैंने साफ तौर पर जो बात बोली, आदरणीय कप्तान सिंह साहब भी उस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि क्या किया जाएगा इसकी बात सरकार ने करी है, पर इनके पास कोई रोड मैप या योजना नहीं है कि कैसे करेंगे। और यही बात मूडीज जैसी संस्था ने उठाई है। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं आपके सामने कि सरकार ने बात करी कि गंगा नदी में जहाज चलेंगे, पर जहाज चलेंगे तो कैसे चलेंगे, उससे जो पर्यावरण का नुकसान होगा, जो प्रदूषण उत्पन्न होगा, उसको कैसे नियंत्रित किया जाएगा। एक और आप गंगा की सफाई की बात करते हैं, दूसरी तरफ गंगा में जहाज चलाने की बात करते हैं। तो हो सकता है कि आपका उद्देश्य अच्छा हो, पर जब तक आप पूरी कार्य योजना प्रस्तुत नहीं करेंगे तब तक देश के आम आदमी के मन में संशय रहेगा। आपने बौद्ध सर्किट बनाने की बात करी तो आपने सारनाथ को उसमें जोड़ लिया, गया जोड़ लिया, बनारस जोड़ दिया। सांची क्यों छोड़ दिया आपने? क्या इसलिए छोड़ दिया कि शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी की जो इंटरनल पॉलिटिकल राइवलरी, इसलिए छोड़ दिया? सांची में पिछले साल आपने अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, श्रीलंका के राष्ट्रपति उसमें भाग लेने के लिए आते हैं, पर सांची को आप बौद्ध सर्किट में शामिल नहीं करते। किसानों की आप बात करते हैं, किसानों की दुर्दशा आप देखिए देश में क्या स्थिति है। गरीब आदमी की सिंह साहब बात कर रहे हैं, गरीब आदमी को क्या दिया? कुछ नहीं दिया आपने। तो ये बजट आम आदमी का विरोधी है, ये बजट गरीब का विरोधी है, ये बजट मध्यम वर्ग का विरोधी है। और सरकार ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव घोषणा पत्र की अपनी जो बातें थी, जो मूलतः कांग्रेस की बातों की नकल थी, उसको उठाकर बजट में रख दिया है। और 14 योजनाओं में 100 करोड़ के प्रावधान, कुछ योजनाओं में 1000 करोड़ के प्रावधान के अलावा कहीं ये साफ और स्पष्ट नहीं है कि सरकार अपने बजटीय लक्ष्य को कैसे पूरा करेगी। पूजा जी, 4 चीजें होती हैं बजट में जी। जीडीपी, हमारा जो जीडीपी है, उसके बाद फिजिकल डेफिसिट 4.1 तक लाने की बात है। कांग्रेस ने बात करी थी कि 4.1 लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे इसकी कोई योजना नहीं है। सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी हमारी जो फिजिकल डेफिसिट है वो 4.1% है और सब्सिडी का उसमें से वजन 2.5% 2.5% है। तो सरकार सब्सिडी कैसे कम करेगी? फिर ये सरकार विनिवेश को बहुत पसंद करती है। सबसे बड़ी घोषणा सरकार ने करी कि जो सरकारी बैंक हैं, जो लाभ की संस्थाएं हैं, उनके शेयर बेचे जाएंगे। यानी धीरे धीरे आप ये प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं कि बैंकों को बेच दिया जाए। तो कांग्रेस पार्टी ने जिन बैंकों को निजीकरण से मुक्त किया था, देश की संपत्ति बनाया था, आप उन बैंकों के शेयर बेच के फिर उनका निजीकरण करना चाहते हैं। जवाब ले लेते हैं इसका। कप्तान साहब, ये मामला है। कप्तान साहब, ये महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने उठाया है। जिन निजी कंपनियों को जो घाटे में चल रही है, उन्हें बेचने की बात यहाँ पर हो रही है, ये किस तरीके से संभव हो पाएगा? देखिए, बेचने की बात नहीं चल रही है। देश के अंदर देश की प्रगति के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए, संसाधन जुटाने के लिए रेलवे बजट के अंदर भी और जनरल बजट के अंदर भी सरकार ने 2-3 बातें कही हैं। जो पीएसयू है, हम उनकी मदद लेंगे, हम पीपीपी मॉडल पर जाएंगे, हम एफडीआई की मदद लेंगे। ये सारे के संसाधन, सारे संसाधन के जो सोर्सेस हैं, उन सबकी मदद लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और इसलिए सरकार जो है इसको पीपीपी मॉडल पर जब जाएगी तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का भी सहयोग उसमें लेगी। और शेयर्स को अगर ओपन कर देना, तो अगर कहीं पर कोई पैसा उसका उपयोग कर लेना, ये तो देश के लिए संसाधन जुड़ाने का एक तरीका है। हम उस ओर बढ़ेंगे। चलिए, तो अब इस पर भी बात करेंगे कि पहले आप लोग एफडीआई का विरोध करते थे और अब सीएम को आसान बनाने का जिक्र किया जा रहा है। इस पर हम आएंगे, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी इस बजट पर लगातार चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मोदी के महा बजट, जी हाँ, मोदी सरकार का पहला आम बजट आज पेश हुआ है, जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई थी कि क्या आज से अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। और इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके का ये बजट है और कितना उपयोगी है आम जनता के लिए। आने वाले दिनों में इस बजट से कितना लाभ लोगों को मिलने जा रहा है। इन तमाम विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए। एक बार फिर से आपका परिचय करा दें। शक्ति शरण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। कप्तान सिंह सोलंकी साहब सीनियर बीजेपी के लीडर हैं हमारे साथ है। पंकज चतुर्वेदी कांग्रेस के नेता, साथ ही सुरेंद्र माडिया जी बॉम्बे मेटल एक्सचेंज लिमिटेड के प्रेसिडेंट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने भाषणों में गंगा की सफाई पर जोर देते आए हैं। उसका असर वित्त मंत्री अरुण जेटली के भाषण में भी दिखाई दिया। गुरुवार को पेश किए गए अपने बजट में नमामि गंगे मिशन चलाने का ऐलान किया गया। इस प्रावधान के तहत नमामि गंगे मिशन के लिए 2037 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। वित्त मंत्री अरुण जेटली के ऐलान के बाद क्या अब गंगा की तस्वीर बदल जाएगी? क्या अब गंगा मैली नहीं होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर गंगा की सफाई पर जोर देते आए हैं। इतना ही नहीं, चुनाव में जीत के बाद सबसे पहले गंगा पूजन के लिए वो हरिद्वार गए थे। इस बात का अंदाजा पहले से ही लगाया जा रहा था कि इस बजट में गंगा के उत्थान के लिए कोई नई योजना का ऐलान होगा। और इस बार के बजट में कुछ ऐसा ही हुआ। नई सरकार के पहले आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नमामि गंगे मिशन के लिए 2037 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। इसके अलावा गंगा घाटों की सफाई के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। गंगा नदी के संरक्षण और सुधार पर भारी राशि खर्च की जा चुकी है, लेकिन प्रयासों के अभाव में अपेक्षित परिणाम नहीं निकले हैं। नमामि गंगे मिशन के लिए वर्तमान बजट में 2037 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। गंगा नदी के संरक्षण की दिशा में योगदान करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को प्रोत्साहित करने के मकसद से NRI निधि की स्थापना की जाएगी, जो इससे संबंधित विशेष परियोजनाओं का वित्त पोषण करेगी। गंगा की सफाई के साथ साथ अब गंगा में जहाज चलाने का भी प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने अपने आम बजट में इलाहाबाद और हल्दिया के बीच गंगा नदी पर 1620 किलोमीटर लंबे जलमार्ग पर विकास की योजना का ऐलान किया है। इस मार्ग पर 1500 टन तक वाणिज्यिक नौवहन हो सकेगा। इसके लिए 4200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये रकम गंगा को गहरा करने, छोटे बंदरगाह बनाने और तटवर्ती शहरों के विकास पर खर्च किए जाएंगे। ये काम 6 साल में पूरा किया जाएगा। गंगा के घाटों की सफाई के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि गंगा नदी के घाट हमारी समृद्ध विरासत है और हमें इसे सहेज कर रखना होगा। केदारनाथ, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना और दिल्ली में नदियों के किनारे घाटों के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए चालू वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। नदियों के पवित्र किनारे और घाट हमारी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत है। गंगा को अब तक आस्था के तौर पर देखा जाता था, लेकिन इस बजट में गंगा का व्यवसायीकरण कर दिया गया है, जिसके बाद गंगा न सिर्फ आस्था का प्रतीक होगी, बल्कि उसकी कीमत कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अब गंगा की काया पलट कब तक होगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जर्नलिस्ट इन एक्शन। तो गंगा के एक्शन प्लान को लेकर नरेंद्र मोदी पहले से ही बेहद गंभीर थे, चुनाव के दौरान भी और उसके बाद भी। जिस तरीके से एक्शन प्लान बनाया गया, बजट में भी इसका असर नजर आ रहा है। जिस तरीके से नमामि गंगे योजना के लिए 2037 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। शक्ति जी, बजट पर नरेंद्र मोदी का विशेष असर नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का असर तो निश्चित तौर पे होगा और वही उनके ही मार्गदर्शन में सरकार या वित्त मंत्री बजट बनाते हैं। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि गंगा पे विशेष जोर है, गंगा के सफाई पे विशेष जोर है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देश की अन्य नदियों को भी और इतना महत्व मिलना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी नदियाँ हैं उनका अपना महत्व होता है। लेकिन ठीक है, इसका धार्मिक महत्व गंगा का ज़्यादा है और जिसके कारण ये सरकार उस पर फोकस भी कर रही है। और साथ साथ एक चीज़ और मैं जोड़ते जाना चाहता हूँ कि यातायात या परिवहन की बात जो गंगा में की जा रही है, तो मुझे याद आता है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी NDA, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा जी के पास शायद ये मंत्रालय था, जल परिवहन।
उस समय भी इस पर काफी चर्चाएं होती रही, इस पर नदियों को जोड़ने की काफी परियोजनाओं के ऊपर बात, नदियों को जोड़ने की और उन नदियों में यातायात शुरू करने के लिए, युद्धपोत मैंने पोत चलाने के लिए। तो कहीं नहीं वो अमली जामला पहन पाया वो प्रोजेक्ट भी, और उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ ये कोई नहीं जानता। एक बार फिर से ये चर्चा गर्म हुई है और बजट में भी उसके लिए प्रावधान किया गया है। देखने वाली बात है कि क्या वास्तव में सरकार इसको लेकर गंभीर है। जी बिल्कुल। चलिए एक और महत्वाकांक्षी योजना जो है उसका भी जिक्र कर लेते हैं। अब चलेंगे कप्तान साहब के पास। कप्तान साहब, सरदार पटेल की प्रतिमा के लिए 200 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया है बजट में। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जब सरदार पटेल की प्रतिमा के लिए देश भर से लोहा मंगाया गया था, लोहे जुटाने की बात कही थी, तो फिर 200 करोड़ रुपए अलग से देने की बात यहाँ पर क्यों सामने आई? देखिए, सरदार पटेल जो अभी पंकज जी ने कहा था कि सरदार पटेल कांग्रेस के नेता थे, सरदार पटेल वास्तव में इस देश के नेता थे। सरदार पटेल का अगर हम स्मरण करेंगे तो जिस समय माउंट बेटन यहाँ पर अंग्रेज जो है अपनी सरकार यहाँ से गए थे, तो वो जो 565 राज्य थे तो उसका चार्ज कोई वो स्वतंत्र जो सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू की जो सरकार थी, उनको चार्ज देके नहीं गए थे, वो राजाओं को चार्ज दे करके गए थे। इन 565 राजाओं से बातचीत करके और सब पर विलय के हस्ताक्षर कराने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जी, मेरा सवाल ये है, वक्त की कमी है कप्तान साहब, मुद्दे पर ही बात करें। सरदार पटेल की प्रतिमा के लिए तो सिर्फ देश भर से लोहा जुटाने की ये सारी बातें क्यों कही गई थी? जब आपको बजट से ही इसका खर्च निकालना है तो फिर सरदार पटेल देश की एकता के प्रतीक हैं। ये भारतवर्ष हमने एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात की है। एक भारत को बनाने के लिए जिस तरह की विषमताएं देश में है, जिस तरह के झगड़े पैदा अंग्रेजों ने किए थे और बाद में कांग्रेस सरकार ने किए हैं, उनको एक करने के लिए हमको सरदार पटेल के दर्शन को देखना पड़ेगा, सरदार पटेल की प्रति श्रद्धा जगानी पड़ेगी, उनकी प्रतिमा को यहाँ पर लगा करके देश को संदेश देना पड़ेगा कि हमारे प्रतीक एक भारत बनाने के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल है। और ये सारा का सारा काम जनता के सहयोग से अब तक किया गया है। अब सरकार ने इसको ओन किया है और एक टोकन के रूप में उन्होंने कहा है कि इस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए हम 200 करोड़ सरकार की तरफ से भी स्वीकृति देते हैं। और इसलिए सरदार पटेल के आदर्शों को, उनके दर्शन को, उनके एकता के संदेश को लेकर के अगर चलेंगे तो देश का भविष्य सुधरेगा उसमें। और मोदी सरकार एक भारत का जो नारा देती है वो एक भारत का नारा वही है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल लेकर के चले थे। चलिए शक्ति जी भी कुछ कहना चाहेंगे। और इसलिए उस आदर्श को हम समझें और उस आदर्श को लेकर एक संदेश है। चलिए कप्तान साहब जो बात कह रहे हैं उसमें किसी को कोई असहमति नहीं हो सकती है, लेकिन जनजाति विकास के लिए आप 100 करोड़ रुपया देते हो, देश में मदरसों के विकास के लिए आप 100 करोड़ रुपया देते हो, बहुत सारे चीजों के लिए आप, मैं देख रहा था बजट के अंदर बहुत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है आपने, जो महत्वपूर्ण है, जिसमें हजारों हजार लोगों के वेलफेयर की बात है, करोड़ों लोगों के वेलफेयर की बात है। वहां तो आपने वो चटनी और चूरन जैसे चीजों का प्रावधान किया है, लेकिन एक प्रतिमा बनाने के लिए आप 200 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हैं, तो ये कौन सी अर्थशास्त्र है या क्या संदेश है, ये मेरे समझ से बाहर की चीज। जी, सवाल यही है। पंकज जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? पूजा से एक और सरकार बात करती है कि राजकोषीय घाटा है, उनको वित्तीय स्थिति खराब मिली है और 200 करोड़ रुपए का प्रावधान सरदार पटेल की मूर्ति के लिए, तो उसके लिए जो लोहा इन्होंने इकट्ठा किया वो क्या बेच दिया भारतीय जनता पार्टी ने, या अपने चुनाव प्रचार में उपयोग कर लिया। और ये बहुत अच्छी बात है कि कप्तान सिंह सोलंकी साहब ने आज स्वीकार करा कि सरदार पटेल देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी सबके लिए आदर्श है। और मुझे उम्मीद है कि कल को इंदिरा गांधी की विचारधारा, नेहरू जी की विचारधारा, उसको भी आत्मसात करेंगे। तो ये अच्छी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है कि कांग्रेस के नेताओं की विचारधारा को आत्मसात करती है। पर इसमें पूजा जी समस्या सिर्फ ये है कि ये राजनीतिक उद्देश्य से की जाती है। मोदी जी 12 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, पर पिछले 1.5 साल से उनको एकदम सरदार पटेल से मोह जागृत हो गया। और सरकार जो एक मेन मुद्दा और जिस पर पूजा जी बात की जानी चाहिए, वो मुद्दा यह है कि सरकार ने नौकरियों की जो बात करी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। अर्थशास्त्र का साधारण सा व्यक्ति भी जानता है कि नौकरी सरकार या सरकारी नौकरियों में नहीं निकलती है,
नौकरी के लिए आपको उद्योग धंधे, खेती और सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर, इन 3 पर ध्यान देना पड़ेगा। पर बहुत दुर्भाग्य की बात है, खेद का विषय है कि वर्तमान सरकार के इस बजट में ना उद्योगों के लिए कुछ है, ना सर्विस सेक्टर के लिए कुछ है, ना खेती के लिए कुछ है। और जब आपके ये तीनों सेक्टर कमजोर होंगे तो आप कहां से नौकरी लाएंगे, कहां से राजकोषीय घाटा कम करेंगे, कैसे जीडीपी बढ़ेगा, कैसे लोगों की आमदनी बढ़ेगी, इन सब चीजों पर सरकार ने जोर नहीं दिया है। और 100-100 करोड़ के ये क्लब बनाकर जो बात शक्ति जी कर रहे थे कि जहां आवश्यकता 1000 करोड़ की, वहां चटनी चूरण के जैसे चीजें आपने दी हैं, और जहां आवश्यकता नहीं है वो आवश्यकता से अधिक धन आपने दिया है, तो पूरी नीति, आपकी अर्थनीति जो है सवालों के दायरे में है, आपका बजट सवालों के दायरे में है। और आपको यदि पीपीपी और एफडीआई की बात करनी थी तो कांग्रेस पार्टी यही तो बात कर रही है, ये हमारी नीतियां हैं। चलिए, एफडीआई की बात कांग्रेस पार्टी ने शुरू करी, यूपीए सरकार ने शुरू करी। तो आप इस सच को स्वीकार कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास खुद का कोई इकोनॉमिकल विजन नहीं है। कप्तान साहब जवाब दीजिए। वो देंगे नहीं जवाब? नहीं, वो बोलेंगे। कप्तान साहब बोलिए, क्या जवाब देंगे? पंकज जी सुनिए, देखिए कांग्रेस पार्टी भी भारत का ही बजट बनाती थी। रेलवे बजट भी जो बना है वो भारत का ही रेलवे बजट बना है। जब आप अपने देश का बजट बनाएंगे तो उसमें साम्यता तो रहेगी। आप कोई पाकिस्तान का बजट थोड़ी बना रहे हैं। और देखिए, पहले ही भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि पिछली सरकारों ने भी अच्छे काम किए हैं, उन अच्छे कामों को हम डिनाई नहीं करते हैं, और उन अच्छे कामों को हम लेंगे, उन्हीं अच्छे कामों को हम आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए आप ये कह रहे हैं कि पार्टी ने क्या नया किया है। अरे भारत का बजट बना रहे हैं। भारत के अंदर जो नई नई योजनाएं अब तक सरकारों ने चालू की हैं, उसको हम तिलांजलि थोड़ी देंगे, कोई नई चीज थोड़ी लाएंगे। लेकिन इन सब पूरी बात सुन लीजिए। लेकिन इन सब योजनाओं को ठीक से क्रियान्वित करने के लिए जो ईमानदारी चाहिए, सर हमारी फिर बुराई क्यों करते जो हैं? नियति ठीक चाहिए, ये क्यों कहते हैं कि कांग्रेस जो व्यवस्था ठीक प्रकार की चाहिए, उसका एक डायरेक्शन हम इस बजट के अंदर दे रहे हैं। और सारे आयामों को, सारे वर्गों को किस तरह से हम प्रगति कर सकते हैं, उसके विकास की दिशा को हम तय कर रहे हैं। ये डायरेक्शनल बजट है। आप जरा देखते जाइए आगे क्या होता है। के पास चलेंगे सुरेन जी। और आपको ये देखने को मिलेगा कि देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। जी, सुरेन जी के पास चलेंगे। काफी देर से उनके पास मैं नहीं गई हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ सर कि बजट में डायरेक्शन है, एक्शन नहीं है। सर सिर्फ डायरेक्शन है, एक्शन नहीं इस बजट में। चलिए, आपके पास आती हूँ पंकज जी। सुरेन जी के पास चलेंगे। सुरेन जी, सरकार ने बोला है कि एफडीआई को प्रोत्साहित करेगी सरकार। रक्षा क्षेत्र में 49% एफडीआई को मंजूरी दी गई है। बीमा क्षेत्र में 49%, पहले 26% थी, अब इन दोनों ही क्षेत्रों में 49% कर दिया गया है। आपको लग रहा है कि एफडीआई को प्रोत्साहन देना सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि आज भी हम डिफेंस के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं, हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर एफडीआई के सहयोग से हम अपने देश में बनाना शुरू कर दें तो हमारी कीमत भी कम होगी और हमारे यहाँ के लोगों को जॉब्स भी मिलेंगे, उनको अपन स्वनिर्भर हो जाएंगे और आगे के लिए हमें टाइमली अपने को औजार मिलेंगे और स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे। इसलिए ये अच्छा है। इंश्योरेंस के उसके अंदर भी अगर एफडीआई आकर के और अपने देश के 110 करोड़ लोगों को अगर इंश्योरेंस मिल सके और वो है कई सही मायने में कुछ क्या कहना चाहिए कि कम प्रीमियम में मिल सके तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए और जो सरकार ने जो नेशनल स्किल का प्रोग्राम शुरू किया है उससे रोजगार बढ़ेंगे। अपने देश के युवकों को नई सुविधाएं मिलेंगी, नई चीजें सीख सकेंगे। खाली एमए बीएड की डिग्रियां नहीं लेकर के अगर वो औपचारिक रूप से जो काम आज ये मोबाइल के हैं रिपेयर के हैं या टीवी रिपेयर के हैं या जो आज ज्यादा चलन है जिन चीजों का, उनके व्यवसाय के अंदर जुड़ेंगे तो शायद देश का जल्दी विकास होगा और अपना जो नौकरियों का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगा। चलिए, कप्तान साहब के पास चलेंगे। कप्तान साहब, तो आखिरकार बीजेपी या एनडीए ने भी ये मान लिया कि एफडीआई के बिना काम नहीं चल सकता और जो विरोध आज तक आप करते आ रहे वो विरोध जो था वो बेफिजूल का था। नहीं, विरोध हमारा रिटेल के लिए था।
अपने देश के अंदर जो गरीब लोग, लघु उद्योग, छोटे छोटे काम जो चलते हैं, ये छोटे छोटे काम अपने देश की जो रचना है उसके अनुसार चलना चाहिए। विदेशी निवेश इसमें नहीं करना चाहिए। और इसलिए हमारा विरोध रिटेल के लिए था। लेकिन देश के अंदर संसाधन आपको जुटाने हैं तो हमने एनआरआई की बात की है। एनआरआई का सहयोग लेने के लिए अलग से केंद्र खोल करके उसकी बात की है। हमने पीएसयू की बात की है, हमने पीपीपी मॉडल की बात की है, हमने एफडीआई की बात की है, और ये मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए की है। लेकिन इसके साथ एक बात और भी है कि पूरा का पूरा कंट्रोल इसमें हमारा रहेगा। इसलिए जिन बातों से हम डर रहे थे उसकी पूरी सावधानी हमने बरती है। और एफडीआई का उपयोग हमने वहीं किया है जब देश के विकास के लिए, रोजगार के सृजन के लिए, निर्माण के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जहां आवश्यकता है उसमें एफडीआई का उपयोग कर रहे हैं। हाँ। हमने विरोध जो किया था वही बरकरार है। रिटेल के अंदर हम एफडीआई को नहीं ले आ रहे हैं। जी शक्ति जी, कुछ कहेंगे आप एफडीआई के मुद्दे पर? देखिए, एफडीआई में कोई विरोध नहीं है। देखिए, अगर आपको किसी भी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है तो उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। वो सरकार अपने तरीके से पैसे को जनरेट करने के लिए प्रावधान करती है। लेकिन आप अभी तक जो आप दिखाते थे कि आपका मॉडल स्वदेशी है और हम विदेशी पैसे या इन्वेस्टमेंट को हम नहीं आने देंगे बहुत सारे सेक्टर्स में, और हमारी जो अर्थव्यवस्था का आधार होगा वो स्वदेशी होगा, जो कि एनडीए के पहले काल में भी कहीं नहीं दिखा। और इस काल में भी जब रेल बजट आया है और जो आज का बजट है वो स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है कि आप जो है पूंजी निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं और प्राइवेट प्लेयर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा देश में उनका स्वागत करने जा रहे हैं। और पीएसयू को जिस तरीके से आपने तहस नहस करके रख दिया था एनडीए के काल में, उसी दिशा में फिर आप आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं यही काम कांग्रेस भी करती रही है। कांग्रेस की भी अर्थव्यवस्था जो बाजारवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो भी यही करती रही थी। तो मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि जहां तक रही बात ओवरऑल बजट की और एफडीआई का जहां तक सवाल है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग हैं वो मेरे इस बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि वो उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी। लेकिन आज भी हमारे देश में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की आवश्यकता है, छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की आवश्यकता है, जिसमें लोग कम स्किल्ड लोग भी अपना रोजगार कर सकें, जीवनोपार्जन कर सकें। और उसके साथ साथ बड़े स्किल्ड जो सेक्टर्स हैं वहाँ आप बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट लेके आओ और सरकार अपनी भूमिका उसमें तय करे। लेकिन मेरा ये कुल मिलाकर ये कहना है कि नई बोतल में पुरानी शराब ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल। अब चलेंगे पंकज जी के पास। पंकज जी, इस पूरे बजट को अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इसे पुअर फ्रेंडली, यूथ फ्रेंडली, फीमेल फ्रेंडली, फार्मर फ्रेंडली बता रही है। आप इस बजट को कहां पर देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि ये चारों चीज़ें जो मुख्य तौर पर कही गई है कि गरीबों के लिए है, युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, किसानों के लिए है, आपको लगता है कि ये बजट वैसा है? नहीं पूजा जी, जैसा बीजेपी प्रचारित कर रही है बजट बिल्कुल वैसा नहीं है। इस बजट में भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीति की विफलता साफ दिखाई देती कि इनके पास कोई योग्य अर्थशास्त्री नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, पर जब यथार्थ के धरातल पर आते हैं तब आपको समझ में आता है कि सच क्या और झूठ क्या है। और मैं माननीय सोलंकी साहब से निवेदन करूंगा कि अरुण जेटली साहब ने वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री पहला भाषण दिया था, उन्होंने बहुत साफ तौर पर उल्लेख किया है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो हम रिटेल में भी एफडीआई का विरोध नहीं करेंगे। तो मेरा आग्रह भारतीय जनता पार्टी से बड़ी विनम्रतापूर्वक सिर्फ ये है कि यदि आपको कांग्रेस पार्टियों की नीति पर चलना है तो आप चले, हम स्वागत करते हैं उसका, पर कृपया करके फिर ये ना कहें कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों से देश आर्थिक रूप से कमजोर था। क्योंकि हम जब 91 में सरकार में आए थे तो हमने ये विलाप नहीं किया था कि हमारे पहले की सरकार ने सोना गिरवी रख दिया था। हमने 92 में आने के बाद से नए आर्थिक सुधार लागू किए और उन आर्थिक सुधारों का नतीजा है कि 2008 में वैश्विक आर्थिक सुनामी के बाद भी भारत में ना कोई बैंक दिवाले हुआ, ना कोई नौकरी से निकला, ना किसी को भूखे मरने की नौबत आई। तो ये आपको स्वीकार करना चाहिए। आप यदि बात करते हैं कि आपके प्रधानमंत्री और आपकी पार्टी कांग्रेस की अच्छी बातों को स्वीकार करती है तो इस बात को भी आप स्वीकार करिए कि आप कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर चल रहे हैं और देर सवेर आप रिटेल में भी एफडीआई के पक्ष में खड़े होंगे, क्योंकि ये कथन आपके वित्त मंत्री का कांग्रेस पार्टी का नहीं है। और फिर दोहराऊंगा कि इस बजट में आपने देश के आम आदमी के साथ, देश के युवाओं के साथ, देश की माताओं बहनों के साथ और हमारे अन्नदाता किसान के साथ छल किया है। सबको सिर्फ
आपने झुंझुना दिया है, यथार्थ के धरातल पर यदि उसकी गणना की जाए तो सब कुछ शून्य मिला है। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस बजट में बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिली, इस बजट से महंगाई को कैसे कम किया जा सकेगा? कप्तान साहब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पूरी देश की जनता ये जानना चाह रही थी कि इस बजट के आने के बाद क्या कुछ महंगाई में राहत मिल पाएगी। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई कोई पका हुआ आम नहीं है या फिर कोई पका हुआ फल नहीं है जिसे तोड़कर खा लिया जाए, लेकिन ये सवाल है कि महंगाई आखिर कम कब होगी, कैसे होगी, अगर इस बजट के लिहाज से बात की जाए तो। देखिए, महंगाई ये जिस तरह आदमी अगर रोगी होता है तो रोग का प्रकटीकरण बुखार से होता है, उसी तरह से ये महंगाई प्रकटीकरण है अर्थव्यवस्था की जर्जर स्थिति का। और इसलिए देश की अगर अर्थव्यवस्था सुधरेगी, लोगों के पैसा जेब में अगर बचेगा, लोगों को अगर रोजगार मिलेगा, तो इसके कारण देश की विकास दर बढ़ेगी। और देश की विकास दर जब बढ़ेगी तो उसके कारण स्वाभाविक रूप से महंगाई पर लगाम लगेगी। और इसलिए जो बजट का डायरेक्शन है वो इस प्रकार का है कि देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो। देश की आर्थिक व्यवस्था अगर अच्छी होती है, गरीबों के जेब में अगर पैसा आता है, उनको अगर रोजगार मिलते हैं, उद्योग अगर बढ़ते हैं, तो ये इस बात का प्रकटीकरण है कि धीरे धीरे पैसा आने पर महंगाई कम होगी। लेकिन इसमें अगर समय लगेगा तो इसके लिए इस बजट के अंदर सरकार ने 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। जी, यही सवाल है मेरा। 500 करोड़ आपको लगता है कि पर्याप्त है? सारी की सारी शक्ति जी, 500 करोड़ की जो रकम है, जो कि महंगाई को काबू करने के लिए 500 करोड़ का फंड यहाँ पे एलोकेट किया गया, आपको लगता है कि ये पर्याप्त है? नहीं, सोलंकी जी यही बता दें देश की जनता को कि अभी जो प्याज की दरों में वृद्धि हो रही है और जो प्याज की वास्तविक स्थिति है, वित्त मंत्री आज भी कह रहे हैं कि हमारे पास प्याज की पर्याप्त मात्रा हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन आने वाले 1.5 महीने में जो प्याज की स्थिति होने वाली है उसमें ही ये 500 करोड़ रुपया खपत हो जाएगी अगर वास्तव में और उसके दाम को नियंत्रित करने के लिए चलेंगे तो। बाकी अभी मानसून की जो स्थिति है और उसके बाद हमारी जो धान की खेती कैसी होगी और अब उसके बाद और जो हमारे फसल क्या होंगे, वो तो बाद की बात छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ प्याज की स्थिति बता रहा हूँ कि आज भी ये लोग देश के साथ ईमानदारी के साथ नहीं रख रहे हैं बात को, क्योंकि मार्च में जो बारिश हुई थी उससे 30% प्याज खराब हो गया। ठीक है, और जो प्याज का जो फसल लगना चाहिए था वो 1 से 1.5 महीने लेट लगा है, जो बीज डलने चाहिए थे। तो ऐसी स्थिति में 2-3 महीने में ऐसी क्राइसिस आने वाली है जिसमें ये 500 रुपये का जो अगर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो कम पड़ जाएगा। बाकी और चीजों में कैसे ये 500 करोड़ रुपए में महंगाई को कंट्रोल कर देंगे, ये कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, कहां से लगा रहे हैं, पता नहीं। 500 करोड़ का जो फंड है ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी मेहमानों का। हमारे पास वक्त बस इतना ही है, इसलिए चर्चा को हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो बहरहाल आज नरेंद्र मोदी की सरकार का पहला आम बजट पेश हो गया है और अब तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं राजनीतिक गलियारों से। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार इस बजट को खराब बता रही है। उसका ये कहना है कि ये बजट जो है एक तरीके से कांग्रेस की जो तमाम योजनाएं हैं उसे ही आगे लेकर जाया जा रहा है। अपना कुछ भी नया नहीं है, 99% कट कॉपी पेस्ट है ये बजट। लेकिन अब देखना होगा कि जो वादा नरेंद्र मोदी की सरकार ने आम जनता से किया था, हालांकि अभी 45 दिन का वक्त गुजरा है, आने वाले दिनों में उन वादों को किस तरीके से पूरा करते हैं, क्योंकि 1.5 महीने का वक्त 1 महीने का 1.5 महीने का वक्त अभी गुजरा है, अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है। इसलिए जनता भी अभी मौका देना चाहती है इस सरकार को और जानना चाहती है कि आने वाले दिनों में आखिर कौन सा रोड मैप होगा जिससे अच्छे दिन लोगों के सामने आ सकेंगे। चलिए, फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सफर आगे भी बना रहेगा।